गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जोगू। कैसे उतना टाइम क्लास उठा नहीं था। अच्छा, ठीक है। उसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा ना? हाँ इसके पहले वाले का। हाँ हाँ, ठीक है। इसे पहले वाले क्लास में वही सेल क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ सेल, जो कि तुमको पता है, मैं बता चुका हूँ, वही था। हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास, वैसे पहला वाला क्लास तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ अब इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, प्रकार से मतलब समझते हो? कुछ पता है क्या, कोशिका कितने प्रकार की होती है? प्रकार। देखो, सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। एक बात बता देता हूं मैं, लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जीवन के लिए ऑक्सीजन। सबसे जरूरी चीज क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए जरूरी है? एक एक जनरल ओवरव्यू देखना, कोशिका को सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कोशिका मतलब जीव, सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी जीव कोशिका से ही तो मिलकर बनी होती है ना। तो हाँ। कोशिका के लिए सबसे जरूरी क्रियाकलाप क्या है? जैसे हमारी बॉडी के लिए, अगर बॉडी की बात करूं तो भैया, जिंदा रहने के लिए मेरे को सांस लेना जरूरी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को खाना खाना जरूरी है ना? और भी कुछ चीजें जरूरी होती है। और लाइफ को सस्टेन करके रखने के लिए, अगर मैं मानव हूँ, ह्यूमन हूँ, तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की भी जरूरत है। तो ये कुछ कुछ मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें जैसे हमारे लिए जरूरी होती हैं, वैसी कोशिका के लिए क्या क्या जरूरी है मैं ये बता देता हूँ। ठीक है ना? तो कोशिका के लिए जरूरी है उसका स्ट्रक्चर बनाना, सबसे पहले उसकी संरचना। इसके लिए, इसीलिए उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है। ओके, चाहे कोई भी कोशिका हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना सबसे पहली बात, तभी तो उसका बाउंड्री बनेगा ना कोशिका का। सुन रहे हो? हाँ। हाँ दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए इसको एनर्जी चाहिए। तीसरी बात, या तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, या तो ये किसी दूसरे फूड पार्टिकल को एनिमल के जैसा खा सकता है। तो मतलब इसमें एनर्जी वाले उपकरण चाहिए इसमें, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, मतलब इसको एनर्जी वाले सेल ऑर्गेनेल्स चाहिए। तो दो चीजें हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास और कुछ मशीनरी होना चाहिए, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, एंजाइम जो दूसरे पदार्थों को तोड़ देते हैं, उस टाइप के। और इसको अपना जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एक कोशिका है, दूसरी कोशिका तो उसकी जगह पर आएगी, तभी तो वो जीव जिंदा रहेगा ना, नहीं तो कोशिका की मृत्यु के साथ वो जीव मर जाएगा। इसलिए एक कोशिका से दूसरी कोशिका को बनाने के लिए इनके पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए।
सेल को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कंट्रोल, कोशिका को कंट्रोल करने के लिए उसके पास होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोशिका में होनी चाहिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी एनर्जी और तीसरी जेनेटिक मटेरियल। देखो अब इधर ध्यान देना, जो पहली सेल बनी होगी, सबसे पहले जो सेल बनी होगी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी, सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही होगी उस सेल में, वो तो पहली रिक्वायरमेंट है सेल बनाने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल भी होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के फॉर्म में होता है ना। हाँ तो यहाँ पे 2 चीजें मैंने बनाई है कोशिका में, पहली तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा ये है डीएनए या आरएनए, हाँ इसको कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल। और इस सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए इनके पास कोई कोशिकांग होना जरूरी है, कोई सेल ऑर्गेनेली होना जरूरी है एनर्जी के लिए। ध्यान देना इधर, ये जो सेल है इसके पास एनर्जी के लिए इसके पास एनर्जी के लिए कुछ कोशिकांग है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स भरे पड़े हैं। ये देखो एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम हैं उस कोशिकांग में जो एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ऐसी कोशिका बहुत पहले बनी थी, ऐसी सेल बहुत पहले बनी थी, शुरुआती दौर में बनी थी, जिसमें बाहर की तरफ सेल वॉल था और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ध्यान देना, इस कोशिका में डीएनए है और सेल मेम्ब्रेन है, प्लस ये एनर्जी के लिए मीजोसोम है, इसको मीजोसोम कहते हैं। वो मैं जब आप लोग को प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मीजोसोम होता क्या है। तो ध्यान देना, 2-3 बातें बस याद रखनी जरूरी है यहाँ पर। ये एक ऐसी सेल है जिसमें डीएनए मटेरियल बिखरा हुआ है, बिखरा है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। जो डीएनए मटेरियल है ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके साइटोप्लाज्म में सब तरफ बिखरा पड़ा है हाँ ना, बिखरा हुआ है देखो पूरा। यदि इस डीएनए मटेरियल को मैं अच्छे से सहेज देता हूं, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, और इस डीएनए मटेरियल को मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इकट्ठा कर दिया, ये देखो। अब बोलोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोशिका के सरफेस पर भी है, तो उसके अंदर कहां से आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो मेरी बात, जो बाहर है ना उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली है। अब उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बाहर में भी मेम्ब्रेन होती है, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। किसी भी कोशिकांग के चारों तरफ झिल्ली होती है, जिस तरह की झिल्ली सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है वैसी झिल्ली कोशिकांग। एक एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं तुमको, कभी गुब्बारा अगर फट गया हो तो फटने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, क्या उसको कभी फुलाए हो? छोटे छोटे इतने नहीं बड़े बड़े बबल्स बनते हैं। हाँ या तो फिर एक ऐसा मान लो कि एक बड़ा सा गुब्बारा है और बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे हैं, जैसे कि होली के दिन में पानी भर के नहीं फेंकते हैं, इतने बड़े बड़े बॉल्स बनते हैं गुब्बारे के। तो एक हाँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं
कि एक बड़ा गुब्बारा है रबर का, उसके अंदर मैंने बहुत सारे गुब्बारे फुला फुला के छोड़ दिए हैं अंदर में, ठीक है। तो जो बड़ा गुब्बारा है वो भी तो रबर का ही बना हुआ है, और जो उसके अंदर छोटे गुब्बारे हैं वो भी तो रबर के ही बने हुए हैं। तो ये जो रबर है, इलास्टिक रबर जिसको मैं खींच सकता हूँ, वो रबर होती है मेम्ब्रेन। उसी रबर से बनती है कोशिका की मेम्ब्रेन, और उसी टाइप के रबर से बनती है अंदर अंदर कोशिकांगों के भी मेम्ब्रेन। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मतलब जो हाँ, झिल्ली है, कोशिका के चारों तरफ हो झिल्ली तो उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अगर केंद्रक के चारों तरफ हो तो केंद्रक झिल्ली। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ हो तो माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ हो तो उसको क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब में झिल्ली पाई जाती है। तो वो झिल्ली एक ही जैसे होती है, चाहे वो कोशिका की झिल्ली हो चाहे वो कोशिकांगों की झिल्ली हो, दोनों एक ही जैसे होती है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखना। मैंने दो कोशिकाएं बनाई है, दोनों में मैंने कोशिका झिल्ली बना दिया। पहली बात कंप्लीट है। हाँ, अब दूसरी चीज, उनका जेनेटिक मटेरियल बनाया हूं मैं, उनका डीएनए आरएनए बनाया हूं। तो एक कोशिका में डीएनए आरएनए पूरी कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है, जबकि दूसरी कोशिका में जो डीएनए आरएनए है वो झिल्ली में बंद है, पैकेट में बंद है। इसीलिए हमको छोटा सा और कॉम्पैक्ट, बहुत सघन रूप में दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? ठीक है। दिख रहा है। हाँ, तो जो दूसरा इमेज मैंने बनाया है उसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उसको मैंने दबा के एक पोटली में बंद कर दिया और कोशिका के सेंटर में रख दिया। तो हमको कोशिका का केंद्र नजर आ रहा है। पहले वाले इमेज में कोशिका का केंद्र नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें डीएनए आरएनए क्रोमेटिन मटेरियल है या गुणसूत्र है, वो पूरा कोशिका में बिखरे पड़े हैं। क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही झिल्ली है, वो कोशिका की झिल्ली, उसके अलावा अंदर में कोई भी झिल्ली नहीं है। समझे नहीं। मेरी बात? इसीलिए हाँ, पहले टाइप के कोशिका में केंद्रक हमको सेंटर में नजर नहीं आया, केंद्रक दिखा ही नहीं। कहाँ दिख रहा है क्या पहले वाले में केंद्रक? नहीं। नहीं दिख रहा है। पहले वाले में केंद्रक नहीं दिख रहा है भाई। पहले वाले में जो डीएनए आरएनए है वो पूरी भरा कोशिका में हुआ है। बिखरा पड़ा है, जबकि दूसरे वाले में हमको डीएनए आरएनए सेंटर में, केंद्र में, झिल्ली में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पहला ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी बात, कोशिका को ऊर्जा चाहिए, इसीलिए ऊर्जा के लिए जो दूसरा वाला, ऊर्जा के लिए जो दूसरी वाली कोशिका है, इसके अंदर झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। देखो मैं झिल्ली झिल्ली बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं झिल्ली बनाया। देखो झिल्ली ब्लू कलर में बना रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे हाँ, पहले झिल्ली बनाया, ये दो झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के मशीनरी बने हुए हैं, जो कि कोशिका में एटीपी बनाते हैं। एटीपी मतलब ऊर्जा, ये एनर्जी होती है कोशिका की, ठीक है ना। तो तीन सबसे मुख्य चीज कोशिका के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहला सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा उनका केंद्रक, और तीसरा ऊर्जा बनाने वाले साधन। देखो, तो कोशिका झिल्ली सबकी एक बराबर होती है, सबकी कोशिका झिल्ली एक जैसी होती है, चाहे वो पहली वाली सेल की हो या दूसरी वाली सेल की। पहले वाले सेल के डीएनए आरएनए और दूसरे वाले सेल के डीएनए आरएनए में अंतर बताने जा रहा हूँ। पहले वाली सेल जो है उसके डीएनए आरएनए पूरा कोशिका में, कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा है, जबकि दूसरे वाले में डीएनए या आरएनए सेंटर में इकट्ठा हो गया, झिल्ली से बंधा हुआ है, ठीक है। इस झिल्ली से बंधे हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर में बैठने वाला, केंद्र में बैठने वाला। देखो सेंटर में बैठा है ना, इसीलिए हम इसको कहते हाँ। हैं केंद्रक। तो बताओ पहली वाली कोशिका में केंद्रक है क्या? साफ साफ केंद्रक दिख रहा है क्या? नहीं भैया, नहीं दिख। केंद्रक नहीं दिख रहा है। हमको डीएनए आरएनए पूरी कोशिका में बिखरा हुआ मिल रहा है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उसके
कोशिका द्रव्य में पूरी तरह डीएनए आरएनए बिखरा हुआ है। पहली वाली में सिर्फ एक ही झिल्ली थी, प्लाज्मा झिल्ली, उसके अलावा कोई दूसरी झिल्ली नहीं है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हूं मैं, वैसी एक क्लोरोप्लास्ट भी बना दे रहा हूँ। ये देखो क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और कुछ कुछ बना देता हूँ। ये देखो गोल्जी बॉडी बना दिया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। हाँ, और क्या बनाना है, वैक्यूल्स बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। तो ये सारी चीजें मैं जो बना रहा हूँ कोशिका के अंदर, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो एक ऐसी कोशिका बनाया हूं मैं जिसके डीएनए आरएनए के चारों तरफ झिल्ली प्लस कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है ना। जबकि जो दूसरा वाला सेल है उसमें सिर्फ एक ही प्लाज्मा झिल्ली है, उसके अलावा कोई उसके अंदर कोई भी दूसरी झिल्ली नहीं है, डीएनए बिखरा पड़ा हुआ है। तो बताओ, मैं केंद्रक की बात करूं तो तुमको इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ अच्छा दिख रहा है, पहली वाली में या दूसरी वाली में? दूसरी वाली में। दूसरी वाली में। इसीलिए ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली से बंधा, झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए आरएनए है, वो झिल्ली से बंधे हुए होते हैं, सेंटर में होते हैं, ये बहुत अच्छे केंद्रक हैं। इसीलिए हम इनको बोला जाता है, हम इसको बोलते हैं सुकेंद्रकी। ऐसी कोशिकाएं जिनमें अच्छा केंद्रक पाया जाता है, वेल डेवलप्ड विकसित केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सुकेंद्रकी कोशिकाएं। इसको हम कहते हैं यूकैरियोट। यू का मतलब अच्छा, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक और सु का मतलब होता है यू, मतलब अच्छा होता है यू, ठीक है ना। ऐसे सेल्स जिनमें अच्छा केंद्रक पाया जाता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें अच्छा केंद्रक नहीं पाया जाता वो पहले बनी रही होंगी, वो प्रोकैरियोटिक है, वो प्राचीन केंद्रकी है, पहले बनी रही होंगी। इसलिए ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रो। ये आदिम है, प्रिमिटिव है, बहुत पहले बनी थी, इसलिए अच्छी नहीं थी। जब इनमें विकास हुआ, जब इनमें इवोल्यूशन हुआ, खुद विकास का मतलब समझते हो ना, धीरे धीरे वो चीज सुधरते जाना समय लाखों करोड़ों साल में। जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, देखो इसके पास प्रिमिटिव केंद्रक है जिसको हम कहते हैं प्राक या प्राचीन, बहुत पहले बना था ये। कैसा केंद्रक? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्राक केंद्र की। समझे मेरी बात? तो जो सेल्स इस धरती पर पहले बनी रही हुई होंगी उनमें न्यूक्लियस अच्छा सा विकसित न्यूक्लियस नहीं रहा होगा, इसलिए वैसी सेल्स को हम कहते हैं प्राक केंद्र की कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक सेल्स। जब इनमें इवोल्यूशन हुआ करोड़ों अरबों साल में, जब इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इनका विकास हुआ, तो अच्छे केंद्रक वाली कोशिकाएं बनी, तो हम उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समझ में आया क्या अंतर है दोनों में? हाँ। है ना। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब इनमें नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब इनका जो केंद्रक है एक्चुअल में उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है ना, झिल्ली होता है केंद्रक के चारों तरफ। इसको हम कहते हैं
ट्रू न्यूक्लियस, सत्य केंद्रक, ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ झिल्ली हो उसको हम कहते हैं सत्य केंद्रक। ट्रू न्यूक्लियस या सत्य केंद्रक। बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्राक केंद्रकी कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक है क्या? नहीं है। नहीं। नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस या असत्य केंद्रक। फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। देखो वो न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के जैसा तो है ना, क्योंकि डीएनए और आरएनए है वो। हाँ न्यूक्लियस हाँ के अंदर डीएनए आरएनए ही तो होता है, गुणसूत्र ही तो होता है, आखिर वो भी तो वही चीज है ना, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं वैसे, इसीलिए हम उसको न्यूक्लियस नहीं कहते, हम उसको केंद्रक नहीं कहते। तो क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्ली का मतलब न्यूक्लियस, लास्ट में ओ आई डी जोड़ दिए, ऑइड, इसका मतलब होता है उसके जैसा। तो एक्चुअल में वो न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लियोइड है, वो केंद्रक नहीं है, वो केंद्रक के जैसे। अब समझ में आई बात कि दोनों के केंद्रक में हाँ क्या अंतर होता है? अब ध्यान देना। और आगे की बात, इनका जो डीएनए है, ध्यान देना, इनके दोनों के डीएनए में भी फर्क होता है। दोनों के डीएनए जो होते हैं वो द्विलड़ी होते हैं। देखो डबल स्ट्रैंडेड बनाया है मैंने, दो स्ट्रैंड बनाया है ना, दो लड़ी। तो दोनों के डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड। डी एस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड, ठीक। अब मैं यूकैरियोटिक का डीएनए बना रहा हूं, ये यूकैरियोटिक का डीएनए। दोनों के डीएनए में क्या फर्क होता है? जो यूकैरियोटिक डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये देखो हिस्टोन प्रोटीन है। ये कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं क्या? जैसा मैंने बनाया है यूकैरियोट में वैसा नहीं दिख रहा है। नहीं। तो इनमें प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनाया हूं ये कौन से प्रोटीन है? ये हिस्टोन नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसलिए वो नॉन हिस्टोन है। उनका कोई नाम नहीं है लेकिन वो हिस्टोन नहीं है। समझे मेरी बात? तो हिस्टोन प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का साइज छोटा होता है। ये छोटे वाले प्रोटीन पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए में, जबकि बड़े वाले प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में। तो ध्यान देना, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनमें प्लस चार्ज होता है, जबकि डीएनए में होता है माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो डीएनए है यूकैरियोटिक डीएनए, ये यूकैरियोटिक डीएनए ऐसे ऐसे पूरा गुथ जाता है ऐसे। देखो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हिस्टोन प्रोटीन चुंबक है, प्लस आवेशित है, और उसके चारों तरफ एक चेन है, लोहे की चेन, डीएनए मान लो कि हिस्टोन प्रोटीन चुंबक के गोले हैं और डीएनए है वो लोहे का चेन है, पतला चेन। तो चुंबक के चारों तरफ चेन चिपक जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, वैसे हाँ हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए चिपक गया है। तो इतना सारा डीएनए है वो इतने से जगह में आ गया है। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा डीएनए है लेकिन वो सारा चिपक के सेंटर में इकट्ठा हो गया है और ऊपर से एक झिल्ली आ गई है। इसीलिए हम कहते हैं ये डेवलप्ड केंद्रक है, ये विकसित केंद्रक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूकैरियोट। समझे मेरी बात आप? हाँ। तो पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है? डीएनए कैसा होता है भैया? डीएनए तो दोनों में डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विलड़ी होता है। देखो दो लड़ी है, दो लड़ी होता है डीएनए में, डबल स्ट्रैंडेड। ओके। हाँ तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों में होता है, इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ध्यान देना,
जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें डीएनए की एक निश्चित संख्या होती है। जैसे हमारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो हम अपनी कोशिका के डीएनए को देखेंगे तो हमारी एक कोशिका में पहला डीएनए का धागा निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा, तो हमारी कोशिका में टोटल 46 धागे हैं। मतलब 46 डीएनए हैं हमारी एक कोशिका में। एकदम 100% सारी कोशिकाओं को गिन लो, 23 जोड़े डीएनए है हमारी कोशिका में। वो 23 जोड़े डीएनए सीधा करो तो लंबे धागे जैसे हैं, लेकिन अगर उसको छोड़ दो तो वो रबर जैसे, कॉइल जैसे, स्प्रिंग जैसे ऐसे गुंथते हुए छोटे छोटे धागे बन जाते हैं। तो जो लंबा सा डीएनए है, टोटल 46 है हमारी एक कोशिका में, अगर उनको छोड़ दो तो तुमको 46 छोटे छोटे डॉट नजर आएंगे। जैसे कि ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक में ये पहला डीएनए गुथा हुआ है, ये दूसरा डीएनए गुथा हुआ है, तीसरा डीएनए गुथा हुआ है, ये चौथा डीएनए गुथा हुआ है, पांचवा डीएनए गुथा हुआ। एक को मैंने खोला, इसको मैंने खोला तो ये इतना लंबा था, लंबा डीएनए। मैंने छोड़ दिया उसको तो हिस्टोन प्रोटीन लगा हुआ है ना उसमें, तो हिस्टोन हाँ। प्रोटीन सारे डीएनए को एक साथ चिपका के ऐसे बना लेता है। तो जो एक छोटा सा गुच्छा बना है उसको हम कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए है, एक्चुअली तुमको ये जो केंद्रक दिख रहा है, ये जो केंद्रक दिख रहा है ना, इसमें ये देखो, एक डीएनए का गुच्छा, ये दूसरा डीएनए का गुच्छा, ये तीसरा डीएनए का गुच्छा, ये चौथा, पांचवा, ऐसे टोटल 46 डीएनए के गुच्छे तुमको दिखेंगे एक केंद्रक के अंदर। तो एक डीएनए का जो गुच्छा है उसको हम कैसे कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। एक्चुअली इसको खोलोगे ऐसे तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए ये द्विलड़ीय होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम के रूप में होता है, गुणसूत्रों के रूप में होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड तो है, लेकिन ये गुणसूत्रों के रूप में है, गुणसूत्रों के रूप में नहीं है। आप जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए, ये तीसरा डीएनए, ऐसे 46 डीएनए गिन चुके थे हमारी कोशिकाओं में। 46 डीएनए या 46 गुणसूत्र है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आप एक डीएनए का छोर पकड़ोगे, उसको खींचते रहोगे, खींचते वापस वहीं पहुंच जाओगे। मतलब उसमें संख्या निश्चित नहीं है डीएनए की, वो किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, या कभी ऐसा होता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, सब उलझ जाओगे उसी में, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है उसको डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए कहते हैं। कुंडलित है ना, डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार या कुंडलित डीएनए बोला जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अंतर समझना बहुत जरूरी है कि एक में सत्य न्यूक्लियस होता है जबकि दूसरे में असत्य न्यूक्लियस होता है। असत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली नहीं है। असत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो कौन सा प्रोटीन है भैया? हिस्टोन से कमजोर वाला प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। असत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों के रूप में डीएनए मौजूद नहीं होता, इनमें सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये कोशिकाएं विकसित कोशिकाएं नहीं है, ये बहुत प्राचीन प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, इसलिए इनको हम प्राक केंद्र की कहते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में सारी चीजें। झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल में। भैया प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा क्या?
प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये जो सारी, या फिर लाइसोसोम हो गया, या फिर वैक्यूल्स हो गया, तो ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं ये प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। तो बोलोगे सर कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट्स में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, एटीपी या ऊर्जा बनाता है, जब वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ऊर्जा कौन देता है? जीवन को चलाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए, 100% ऊर्जा चाहिए। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम वहां कौन करता है? लाइसोसोम का काम वहां कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां नहीं है तो वो प्रोटीन और लिपिड कैसे बनाएगा? जब उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा? एक बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है? तो उसके पास ये सारी चीजें ना किसी रूप में होंगी, सिंपल सी बात है। तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा की बात। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब देखोगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की ब्लू कलर में पूरी झिल्ली है, इसके बाद अंदर वाली झिल्ली में कुछ मशीन्स लगे होते हैं, कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं। एंजाइम का मतलब समझते हो? जिस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हैं तो उसमें निकिल डालते हैं तभी बनता है, नहीं तो नहीं बनता, है ना, मोलिब्डेनम वगैरह होता है। वैसे ही हमारी कोशिकाओं में कुछ ऐसे एलिमेंटल कैटालिस्ट तो नहीं होते हैं, हमारी कोशिकाओं में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्रिया कराते हैं कोशिका के अंदर, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलाते हैं, वो एंजाइम्स। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में झिल्ली पे वो मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स फिक्स हैं। ये जो एंजाइम है, यही एंजाइम एटीपी बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोट में नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा झिल्ली में, प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में वो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये एंजाइम है, ये एटीपी बनाने का काम करते हैं। तो ध्यान देना, एटीपी बनाने वाले एंजाइम झिल्ली में बंधे हुए होते हैं, झिल्ली में बंधे हुए होते हैं। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ? प्रोकैरियोट में उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली, उस प्लाज्मा झिल्ली में बंधे हुए हैं वो एंजाइम। और वो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका द्रव्य में अंदर घुसी हुई है, ताकि कोशिका द्रव्य में एटीपी बन सके। देख रहे हो ना? हाँ, इसको हम कहते हैं मीजोसोम। ये जो कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन है, इनफोल्डिंग है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम लगे हुए हैं जो एटीपी बनाने का काम करते हैं। इस सेल ऑर्गेनेली को, ये सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक तरह से ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, अंतर्वलन है, जिसमें एंजाइम्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं मीजोसोम। ध्यान देना, यूकैरियोटिक सेल में कुछ छोटे छोटे पैकेट थे, इस पैकेट के अंदर में ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब जल अपघटनकारी एंजाइम। जैसे कि मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है ना, हमने मान लो कि कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज खाया, ठीक है ना, शक्कर खाया या ग्लूकोज खाया, शक्कर खाया मान लो, तो शक्कर हमारे स्टमक में जाएगा तो वहां पर एमाइलेज एंजाइम है, या फिर जहां भी होगा एमाइलेज एंजाइम, वो शक्कर को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा, है ना। तो या फिर हमारी सेल के अंदर मान लो कि ये आया, कुछ फॉरेन बॉडी आया, कुछ बाहरी चीज आया,
तो उसका पाचन कर देंगे, या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। हमारी सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम वो छोटा सा झिल्ली, देखो पैकेट दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है हाँ, ये क्या है? ये छोटा सा एंजाइम का एक पैकेट है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। प्लांट्स में ये चीज नहीं है, ये छोटा सा पैकेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये झिल्ली, प्लांट्स बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स में ये झिल्ली तो कोशिकांग नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, तो वहां डाइजेशन का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो स्पेस है यहाँ पे होता है। तो इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। प्लाज्मा है मतलब कोशिका है, सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर प्लाज्मा। तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर वाला जो स्पेस है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम्स होते हैं वहां, तो वहां पाचन होता है, यहाँ डाइजेशन होता है, पाचन होता है। जैसे कि मान लो बाहर से कोई छोटा सा टुकड़ा आया, ये कार्बोहाइड्रेट का है, मान लो ये सुक्रोज है, ये यहाँ आया तो यहाँ पर एंजाइम्स ने उसको सुक्रोज को, मान लो कि ये सुक्रोज है, तो इस सुक्रोज को एंजाइम्स ने तोड़ दिया और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर दिया, और बाद में ये सेल के अंदर चले गए और सेल ने इसका उपयोग कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नीट ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन सी आई? भैया प्रोकैरियोट आई। विकसित कौन है? यूकैरियोट विकसित है। इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूकैरियोट में केंद्रक अच्छा है तो यूकैरियोट नाम पड़ गया। केंद्रक में क्या अंतर है? झिल्ली युक्त केंद्रक यूकैरियोट में होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उलझा हुआ डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट में। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोट में। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा उत्पादन करने वाला, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सेल ऑर्गेनेली है, जो झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेली है, झिल्ली युक्त कोशिकांग है, वो कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? वहां तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो प्रोकैरियोट में कौन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? मीजोसोम। हाँ, मीजोसोम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स जो कि एटीपी बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे प्रोकैरियोट में? मीजोसोम में, वो एनर्जी बना रहा है। यूकैरियोट्स में डाइजेशन के लिए लाइसोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट्स में डाइजेशन के लिए लाइसोसोम नहीं होते हैं, तो डाइजेशन का काम कहाँ चलता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, वो जो स्पेस है प्लाज्मा के बाहर, उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, है ना। तो ये सारी चीजें हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अंतर। और देखो, सेल को स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, प्रोटीन से स्ट्रक्चर बनता है ना। तो हाँ, तो बनाने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटीन बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको, ध्यान देना। देखो, मैं एक मिठाई बनाना चाहता हूँ। मान लो कि मैं गुजिया बनाना चाहता हूँ, ठीक है। गुजिया मिठाई समझते हो ना, मीठा मीठा होता है। हाँ, हाँ, उसको बनाने का एक सांचा भी आता है, ठीक है। हाँ, देखो, गुजिया बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? गुजिया बनाने के लिए मेरे को आटा, बेसन, सूजी वगैरह चाहिए, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, गुजिया बनाने के लिए मेरे पास वो मशीन चाहिए, हो गया। उसके बाद उसको तलने के लिए कढ़ाई, तेल चाहिए, हो गया ये बात। हाँ, उसके बाद, तलने के बाद उसको आदमी खा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
मेरे पास आटा है, सूजी है और शक्कर है, गुड़ है, जो भी है वो तो हो गया रॉ मटेरियल, उससे मैं गुजिया बनाऊंगा। मेरे पास एक मशीन है जिससे गुजिया बनेगा। वो मशीन अगर नहीं रहेगा तो बताओ आटे से गुजिया बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, वो हाथ से बनाना पड़ेगा, तो वो गुजिया नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। हमको सांचे से बनाना है, ठीक है। और फाइनली उसको तलने के लिए हमको तेल और कढ़ाई चाहिए, उसके बाद आदमी खा सकता है। तो वैसे ही ध्यान देना, हमारे शरीर, हमारा जो सेल है उस सेल में फाइनली प्रोटीन, सेल की बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि ये नाखून बनाना है, मान लो सेल का प्रोडक्ट बनाना है, तो इस नाखून को बनाने के लिए जिस तरह से गुजिया बनाने के लिए मेरे को आटा और सूजी लगा था, वैसे ही इस नाखून को बनाने के लिए मेरे को अमीनो एसिड या प्रोटीन लगेगा। ये प्रोटीन है तो मेरे को प्रोटीन ही चाहिए ना इसको बनाने के लिए। तो नाखून को बनाने के लिए मेरे को अमीनो एसिड चाहिए, ठीक। तो ध्यान देना, जिस तरह से वो जो सांचा था गुजिया बनाने का, उससे गुजिया को एक शेप मिल रहा था, वैसे ही हमारी बॉडी में एक सेल ऑर्गेनेली है, राइबोसोम। राइबोसोम देखो, ये जो सांचा है उसका नाम है राइबोसोम, और कढ़ाई है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम ऐसी साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। ध्यान से समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझे मेरी बात? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो रेड कलर का बनाया हुआ हूं, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास में ये गोल्जी बॉडी भी है। गोल्जी बॉडी को मैं ऐसे बना रहा हूँ, गोल्जी बॉडी। अब ध्यान देना, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ये है अमीनो एसिड भरा हुआ है, ये देखो। ये है अमीनो एसिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया अमीनो एसिड, ओके। ये अमीनो एसिड गया राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम ने इनका चेन बना दिया। देखो, राइबोसोम ने अमीनो एसिड का चेन बना दिया। ये चेन गया गोल्जी बॉडी के पास, और इस गोल्जी बॉडी ने इस चेन का एक छोटा सा पैकेट बना दिया, और इस चेन को बाहर पैकेट में ऐसे डाल दिया। तो फाइनली ये है केराटिन प्रोटीन। ध्यान देना, समझना, ये है मेरा नाखून और ये है मेरे नाखून के पास की सेल्स, ठीक है ना। तो मेरे नाखून के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अमीनो अम्ल लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद राइबोसोम ने जोड़कर, राइबोसोम ने क्या किया कि छोटे छोटे पैकेट अमीनो एसिड का लंबा चेन बना दिया, और उस चेन को फाइनली गोल्जी बॉडी ने एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में यहाँ पे जमा कर दिया। देखो, ये प्रोटीन के पैकेट है, ठीक। तो ध्यान देना, आटा और शक्कर यहाँ पर अमीनो एसिड है, ठीक। आटा और शक्कर अमीनो एसिड है। आटा शक्कर को हमने क्या किया था, मशीन से उसको गुजिया बनाया था। तो यहाँ पर राइबोसोम वो मशीन है जो
अमीनो एसिड का चेन बना दे रहा है, ठीक है। अब चेन बनने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल गए और वो चले गए गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी वो कढ़ाई है और आग है, कढ़ाई, आग और तेल, जिसमें कि अमीनो एसिड के चेन को डाला गया है। तो कढ़ाई आग फाइनली हमको गुजिया बना के दे देती है ना प्रोडक्ट, वैसे ही गोल्जी बॉडी है वो हमको फाइनली प्रोडक्ट दे देती है। क्लियर है? हाँ। तो प्रोटीन कहाँ बना है एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ हुआ है? प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड का चेन होती है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो उसका संश्लेषण कहाँ हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। लेकिन वो प्रोटीन है वो स्रावित कहाँ से हुई है, फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से बना है? वो गोल्जी बॉडी से। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइबोसोम की सहायता से, और प्रोटीन का स्त्रवण या सिक्रेशन है वो होता है गोल्जी बॉडी से। तो सिक्रेशन, स्त्रवण या सिंथेसिस में अंतर समझते हो कि नहीं? देखो, सिंथेसिस का मतलब होता है पहली बार प्रोटीन बना है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस या संश्लेषण, लेकिन उसमें तोड़ मरोड़ के उसमें प्रोसेसिंग करके जो फाइनल प्रोडक्ट सेल के बाहर भेजा जा रहा है उसको हम कहते हैं सिक्रेशन या स्त्रवण। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है राइबोसोम का। राइबोसोम का क्या काम है भैया? वो एक सांचा है, बस अमीनो एसिड आते गया, फट से जोड़ के निकालते गया, एक लंबा चेन बना दिया। तो राइबोसोम है वो एक्चुअल में प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि वो अमीनो एसिड को पकड़ के उसको जोड़ते जाता है और लंबा प्रोटीन या पेप्टाइड चेन बना देता है। इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो ज्यादा विकसित होंगे, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कम विकसित होंगे। यूकैरियोट के राइबोसोम होते हैं 80S टाइप के, जबकि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम हैं वो 70S टाइप। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि 80S होते हैं यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बस इतना ही अंतर समझ लो तो बहुत बहुत है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के एग्जांपल देख लो। सेल्स जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोट्स या प्राक केंद्र की कोशिकाएं और यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसको अच्छे से यहां समझना। पहले जीवन की उत्पत्ति हुई तो बने प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट सेल बनी, प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी। जब इसमें इवोल्यूशन हुआ तो अच्छी वाली कोशिका बनी। देखो दूसरे में मैंने केंद्रक भी बना दिया, पहले में केंद्रक नहीं था, डीएनए बिखरा हुआ था। प्रोकैरियोटिक सेल में जब विकास हुआ तो बने यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। प्राक केंद्र की कोशिकाओं से बने सुकेंद्र की कोशिका। ओके, ये एक सेल थी, सिंगल सेल, या सिंगल सेल ना बोल के मैं इसको बोल रहा हूं यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। देखो पहले जो जीव बना होगा वो एक कोशिकीय बना होगा, बाद में बहुकोशिकीय जीव बने होंगे ना, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह आता गया होगा तो जीव का साइज बड़ा बड़ा, फाइनली डायनासोर बन गया होगा कई हजारों लाखों करोड़ों साल में। पहले जो कोशिका बनी थी या पहले जो जीव बने थे वो प्रोकैरियोटिक जीव बने थे, वो भी एक कोशिकीय। जब प्रोकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव बने।
यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल्स, या फिर बोल सकते हो इसको एक कोशिकीय सुकेंद्रकी जीव। पहले यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट बने, उनका जब विकास हुआ तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट बने। इसके बाद अब देखो यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो बन गई, अब यूकैरियोटिक से क्या बनाओगे भाई, अब विकसित कोशिकाएं तो बन चुकी हैं, तो अब और जीवों का विकास करना है, तो और क्या बचा है विकास करने के लिए, जो यूकैरियोटिक कोशिका है एक कोशिका, अब बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव बना दो। तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव से बने मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सुकेंद्रकी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल सिंगल सेल वाले जीव बन चुके हैं। अब हम क्या, अब विकसित हो गए तो बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव बने। देखो ये मल्टी सेल्यूलर जीव बने और ये सारी कोशिकाएं हैं यूकैरियोटिक। These are यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुकोशिकीय सुकेंद्रकी जीव बने। सबसे पहले एक कोशिकीय प्राक केंद्रकी बना, उसका जब विकास हुआ तो एक कोशिकीय सुकेंद्रकी बना, और जब एक कोशिकीय सुकेंद्रकी का भी विकास हुआ तो बहुकोशिकीय सुकेंद्रकी जीव बन गए। तो ये बहुकोशिकीय सुकेंद्रकी जीव हैं, ये यदि प्रकाश संश्लेषण करते हो या फिर प्रकाश संश्लेषण करते हो, फोटोसिंथेसिस करते हो। देखो भाई किसी भी जीव को अपना जीवन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। कुछ मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय सुकेंद्रकी जीव ऐसे होते हैं जो एनर्जी के लिए सनलाइट को लेते हैं, सूर्य की प्रकाश को लेते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनको हम कहते हैं प्लांट्स। कुछ मल्टीसेल्युलर और यूकैरियोटिक जीव जैसे कि मैं हूं, वो फोटोसिंथेसिस एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो किसी दूसरे एनर्जी को खाते हैं, फूड को खाते हैं, जैसे कि मैं फूड खाता हूं। तो जो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जो भोजन के रूप में किसी दूसरे जीव को खाते हैं, उनको हम कहते हैं एनिमल्स। और कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को खाते भी नहीं है और प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते। तो करते क्या है भैया, वो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ना तो कुछ बाहर से खाएंगे मुंह से, मुंह से खाएंगे भी नहीं और प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करेंगे, तो कैसे जिंदा रहेंगे। वो रहते हैं, वो मुंह से नहीं खाते, वो अपने बॉडी सरफेस से खाते हैं, जैसे कि फंगस। कुछ ऐसे मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने शरीर की सतह से एंजाइम स्रावित करते हैं, लाइसोसोम बाहर नहीं निकालते, वो लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकाले और बाहर में पाचन होगा, बाहर में जो भी फूड मटेरियल है, जो खाने योग्य चीजें हैं या जो कार्बनिक पदार्थ है, बाहर में पाचन होगा, पाचन होने के बाद अवशोषित करने लायक, एब्जॉर्ब करने लायक मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लाइक फंगस। तो इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रो का मतलब मृतोपजीवी, जो मृत पदार्थों पर उगते हैं, मृत पदार्थों से एनर्जी लेते हैं अपने बॉडी सरफेस से। जैसे फंगस है, मान लो कि मैंने रोटी खाया या फिर रोटी जो भी है, या फिर देखे होगे मक्का, भुट्टा होता है, भुट्टा को खाने के बाद उसके खोया को किसी नमी स्थान पे फेंक दो, तो एक्चुअली हमने क्या क्या रखा है वहां पे, फूड मटेरियल रखा है। जैसे कि एक रोटी है या ब्रेड है, मैंने रख दिया उसको नम जगह पर,
तो ब्रेड को रख दिया मैंने खाना रख दिया, तो वहां पर फंगस की एक आध कोशिका आएगी या उड़ते हुए फंगस के स्पोर आएंगे, और वहां पर फंगस है, फफूंद, वो बाहर में पाचन करेगा, अपनी कोशिकाओं से बाहर में पाचन करेगा, डाइजेशन, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसने मुंह से तो खाया नहीं, उसने फोटोसिंथेसिस तो किया नहीं, तो उसने क्या किया भाई, सड़ा गला जो पदार्थ था, जो वेस्ट मटेरियल था, सेप्रोफाइटिक मटेरियल, उस पे वो ग्रोथ कर रहा है, उससे फूड एब्जॉर्ब कर रहा है। वो माउथ से खा नहीं रहा है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। ये होते हैं फंगस। क्लियर है जोगो? हाँ, तो देखो इस दुनिया में सेल से बने हुए, कोशिकाओं से बने हुए 5 तरह के जीव पाए जाते हैं इस दुनिया में। सबसे पहले बने प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर, है ना, पराग केंद्र की एक कोशिकी। उसके बाद बने यूकैरियोट, यूनिसेल्यूलर, ठीक है ना, सुकेंद्र की एक कोशिकी। इसके बाद क्या बने, प्लांट्स बने, फिर एनिमल्स बने, फिर फंगस बने। तो एक्चुअली देखा जाए तो पहले थे मोनेरा। ये देखो, जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर है ना, इनको हम कहते हैं मोनेरा। प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम एक साथ डिवाइड करके उनका एक अलग जगत, एक अलग किंगडम बना दिए हैं, उसको हम कहते हैं मोनेरा। जो यूकैरियोट है लेकिन यूनिसेल्यूलर है, इनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं प्लांटी या पादप जगत, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मुंह से खा लेते हैं दूसरे को, उनको हम कहते हैं एनिमेलिया या एनिमल। और जो ना तो खाते हैं मुंह से, ना तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपनी सतह से अवशोषित करते हैं खाने को, उसको हम कहते हैं फंजाई। तो इस दुनिया में मोनेरा से डेवलप हो गए हैं प्रोटिस्टा, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट से डेवलप हुए हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। अब बारी है मल्टी सेल्यूलर बनने की, प्रोटिस्टा की अब बारी है मल्टी सेल्यूलर बनने की। तो प्रोटिस्टा मल्टी, ऐसे ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो मल्टी सेल्यूलर बन गए। जो फोटोसिंथेसिस करते थे वो हैं प्लांटी, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, जो दूसरे जीवों को खाते थे, वो बन गए एनिमेलिया। और जो ना तो दूसरे जीवों को खाते थे, ना तो फोटोसिंथेसिस करते थे, वो अवशोषण करते थे अपने सतह से, उनको हम कह दिए फंजस या फंगाई। तो इस दुनिया में जीवों के 5 जगत हैं जो कोशिकाओं से बने होते हैं, इसमें वायरस शामिल नहीं है। तो देखो इस दुनिया में 5 जगत हैं जिसको बताया था, देखो 5 है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। इस दुनिया में 5 जगत हैं, ऐसा बताया था R.H. विटेकर ने। एक साइंटिस्ट था R.H. विटेकर, उसने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगत प्रणाली दी थी R.H. विटेकर ने। सबसे पहले पाए जाने वाले जीव मोनेरा, उसके बाद बने प्रोटिस्टा। अब बारी आई बहुकोशिकीय बनने की, तो कुछ प्रोटिस्टा है बहुकोशिकीय प्लांट बन गए, कुछ प्रोटिस्टा है वो एनिमल्स बन गए, और कुछ फंजाई बन गए। इतना क्लियर है? यह है 5 जगत प्रणाली। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु हैं, सारे मोनेरा हैं, सारे बैक्टीरिया मोनेरा है ना। जितने भी बैक्टीरिया हम बोलते हैं उनको यू बैक्टीरिया बोला जाता है।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नीले रंग के दिखते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो हरे रंग के दिखते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं साइनो का मतलब होता है नीला हरा, इसलिए हम इनको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। यही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसको हम नील हरित बैक्टीरिया भी बोलते हैं, नील हरित जीवाणु भी बोलते हैं, या नीले हरे कलर के दिखते हैं ये जीवाणु, इसीलिए ऐसा लगता है भैया ये जीवाणु नहीं है, शैवाल है। शैवाल एक तरह के प्लांट हैं, पादप हैं, इसीलिए हम गलती से इनको हम नील हरित शैवाल भी बोल देते हैं, नील हरित शैवाल। तो ये शैवाल नहीं है, हम बोलने के लिए बोलते हैं शैवाल, लेकिन एक्चुअल में ये शैवाल है ही नहीं, क्योंकि भैया शैवाल तो प्लांट होते हैं और प्लांट तो यूकैरियोट होते हैं, ये तो यूकैरियोट है ही नहीं, ये तो सिंगल एक कोशिकीय बैक्टीरिया है जो हरे रंग के दिखते हैं। इसीलिए हमारा भ्रम है कि हम इनको नीलहरित शैवाल कहते हैं। हमको नीलहरित शैवाल नहीं कहना चाहिए, इनको हमको नीलहरित बैक्टीरिया कहना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो, वो प्रोकैरियोट ही होते हैं, चाहे कोई भी बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया और स्पाइरोकीटी और आर्कीबैक्टीरिया, ये सब अलग अलग नाम है। कोई ऐसा बैक्टीरिया दिखता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, इसलिए उसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं। कुछ नीले हरे रंग के दिखते हैं तो इसलिए उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्लाज्मा जैसे दिखते हैं, इसलिए हम उसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिकेट्स उत्पन्न करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको रिकेट्सिया नाम दे दिया। कुछ क्लेमाइडोमोनास जैसे होते हैं तो क्लेमाइडिया नाम दे दिया। कुछ फीते जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो उनका नाम स्पाइरोकीटी, स्पाइरल का मतलब फीता जैसे होता है ना, ऐसे घुमावदार, तो स्पाइरोकीटी नाम दे दिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो बहुत पहले इस दुनिया में आए थे तो उनका नाम आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब बहुत पहले होता है, तो आर्की बैक्टीरिया नाम दे दिया। तो एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यू बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे रिकेट्सिया हो, चाहे क्लेमाइडिया हो, चाहे स्पाइरोकीटी हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, ये सारे के सारे बैक्टीरिया ही हैं। ये 10 तो नाम देके फालतू कंफ्यूज कर दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे जो भी जीवाणु है, वो प्रोकैरियोट होते हैं, और जीवाणुओं को छोड़कर इस दुनिया में जो कुछ भी हैं सारे के सारे यूकैरियोट। मैं बोलूंगा यीस्ट क्या है बताओ। यीस्ट खमीर, फफूंदी है एक तरह का। यीस्ट पाउडर जो होता है ना, यीस्ट वो फफूंद होता है, वो फंगस है यीस्ट, ठीक है ना। तो यीस्ट बताओ क्या है, मोनेरा है कि प्रोटिस्टा है कि फंजाई है? फंजाई है, फंगस है। लेकिन यीस्ट जो है वो एक कोशिका दूसरी तीसरी बहुत सारा ऐसा लंबा जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली वो जुड़ा हुआ है, अगर मैंने एक कोशिका को, यीस्ट की एक कोशिका जो मरती नहीं है, ये जिंदा रहती है, ये यीस्ट की एक कोशिका है, ठीक है ना। ये लंबा चेन है तो उसको हम यीस्ट फंगस बोल देते हैं, क्योंकि फंगस में माइसिलियम होता है लंबा लंबा। अगर एक कोशिका है यीस्ट की तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फंजाई? एक कोशिका है, प्रोटिस्टा बोलूंगा, सही बात। तो यीस्ट क्या है, यीस्ट एक प्रोटिस्टा है, क्योंकि यीस्ट सिंगल रहता है। जब उसको चाशनी में डालोगे ना, चाशनी में, शक्कर के चाशनी में, तो वो ग्रोथ होता है और फंगस जैसा दिखता है वो, लेकिन फंगस नहीं होता है यीस्ट, वो यीस्ट प्रोटिस्टा होता है। एक एग्जांपल और मैं तुमको बताता हूँ। अमीबा क्या है बताओ, अमीबा, अमीबा का स्ट्रक्चर बनाते हो ना ऐसे, अमीबा ऐसे ऐसे बनाते हो और केंद्रक बना देते हो, बताओ ये क्या है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? यूकैरियोट है, क्योंकि इसके पास केंद्रक है ना भैया, देखो कितना अच्छा केंद्रक दिख रहा है, तो ये यूकैरियोट है। तो बताओ जो अमीबा है वो तो मोनेरा नहीं है, क्योंकि वो यूकैरियोट है। तो क्या है अमीबा, प्रोटिस्टा है कि प्लांटी है कि एनिमेलिया है कि फंजाई है, क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है, सही बात। जबकि किताबों में अमीबा को एनिमल बोला जाता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलता है और खा जाता है किसी चीज को, लेकिन वो एनिमेलिया नहीं है, वो प्रोटिस्टा है 100%, क्योंकि हम R.H. विटेकर साहब को मानते हैं। ओके,
ठीक है, तो ये हो गया सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसी बता दे रहा हूँ। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, उनमें डीएनए पूरी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। उनमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है ना, और उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम प्रिमिटिव टाइप का 70S टाइप का पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में राइबोसोम एडवांस 80S टाइप का पाया जाता है। ओके, और तुम लोग को जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन और गुआनिन जो है ना, वो दोनों प्रिमिटिव हैं, थाइमिन और साइटोसिन एडवांस है। ठीक है ना, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। गुआनिन और साइटोसिन, जी और सी, गुआनिन और साइटोसिन ये दोनों हैं, ये प्रिमिटिव हैं, जबकि ए और टी, थाइमिन और आज तक एडेनिन और थाइमिन ये दोनों एडवांस हैं, और बचे जीसी ये दोनों प्रिमिटिव हैं। तो जीसी कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? देखो प्रोकैरियोट में आज तक एटी, एडेनिन और थाइमिन ये एडवांस हैं, इसीलिए एडेनिन थाइमिन यूकैरियोट में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन ये दोनों प्रिमिटिव हैं, प्राचीन हैं, ये प्राक हैं, अनडेवलप्ड हैं, डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुमको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से मैंने लिख दिया है नोट्स में, वो खुद से पढ़ना, उसके बारे में देखना कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। जो बैक्टीरिया के ऊपर में, देखो अब तक मैंने सेल वॉल सिर्फ बताया है तुमको कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ये बताया हूँ ना मैं। हाँ, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये भी शायद बताया हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल बोलते हैं। अगर वो चिपचिपा रहा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहा, चिपचिपा रहा, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और यदि उसमें प्रोटीन ज्यादा रहा तो उसको कैप्सूल बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिखी हुई है, तो ये तुमको सारी समझ में आ जाएगी पढ़ना। और यदि कोई डाउट होता है तो मेरे को मैसेज करना। इसका पीडीएफ जो हाँ, पढ़ा है, हाँ, इसका पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दूंगा, सारे सेल बायोलॉजी का। तो ध्यान तुमको ये रखना है कि देखो भाई, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाता हूँ, रटाने का काम बिल्कुल नहीं करता, हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये तभी तुम्हारे लिए फायदेमंद है जब तुम इसको अभी जाके पढ़ोगे, है ना, आज ही रिवाइज करोगे, आज ही पढ़ोगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, और 1-2 दिन बाद फिर से पढ़ लोगे, और 1-8 सप्ताह बाद फिर से पढ़ोगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट में जो बताया हूँ मैं, ये हमेशा याद रह जाएगा और नहीं भूलोगे। नहीं तो भूल जाओगे, फिर वही किताब पढ़ोगे, फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर वही रटोगे, फिर उधर ही स्ट्रीम में चले जाओगे, तो ये थोड़ा दिक्कत होता है इस चीज में। तो ध्यान रखना, यदि कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, पीछे की बात को अगर जानते हो, तो उसको नहीं भूलो। ओके, ठीक है, बाय बाय।